हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग प्रेशर ग्रुप को पढ़ेंगे, जानेंगे प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा और दबाव समूह कितने प्रकार का होता है इसे भी जानेंगे, इसकी विशेषताएं को भी जानेंगे और फिर दबाव समूह के कार्य को भी जानेंगे, ये क्या करते हैं, और फिर इसके कारक को जानेंगे और दबाव समूह की भूमिका, लास्ट में इसकी आलोचनाएं को देखते हुए महत्व को भी जानेंगे और फिर इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि दबाव समूह का अर्थ क्या है। दबाव समूह का अर्थ जो है, साधारण शब्दों में दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए यानी पूर्ति के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। दबाव समूह का अर्थ है कि लोगों के उस संगठित समूह को, कोई संगठन है और उस संगठन के समूह के लिए वह जो है उस समूह में जो सदस्य हैं उनकी हितों की पूर्ति के लिए सरकार की जो निर्णय है उस निर्णय को प्रभावित जो करता है उसी को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह के लिए कुछ विद्वान हित समूह का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए कोई भी हित समूह दबाव समूह नहीं कहलाता है या दबाव नहीं कहला सकता है। हित समूह में प्रभावकारिता की शक्ति आ जाने पर ही दबाव समूह का रूप लेता है। यही प्रभावकारिता समूह के हितों को प्राप्त करने में भी जो है मददगार होती है। अब आइए जानते हैं दबाव समूह की परिभाषा क्या है। दबाव समूह की परिभाषा को जानते हैं। दबाव गुट जो है समूह को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें कि सबसे पहले हेनरी ए टनर ने कहा है कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है, यानी कि यह राजनीतिक संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। मैकाइवर ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पेच का प्रयोग करता है, यही जो है दबाव समूह है। एक और विद्वान B.O. की के अनुसार दबाव समूह सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए जाने वाले संगठन है। एक और विद्वान डेल ने कहा है कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के भाग होते हैं और सरकारी नीति की दिशा निर्धारण करने या बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, यही जो है दबाव समूह है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह और हित समूह जो है इसी प्रकार से जो है काम करता है। दोनों में कुछ थोड़ा मोड़ा का जो है डिफरेंस है और अपने प्राथमिक स्वरूप में भी प्रत्येक दबाव समूह एक हित समूह से ही होता है। जब वह अपने संगठित रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में सफल हो जाता है तब जो है यह दबाव समूह श्रेणी में आ जाता है। आइए जानते हैं दबाव समूह की विशेषता क्या होता है। सबसे पहले दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों का समूह होते हैं, ये अनौपचारिक नहीं औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। दूसरा जो है दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वहित होता है, यानी अपना ही हित होता है, इसी की प्राप्ति करना इसका मेन उद्देश्य होता है। तीसरा है दबाव समूह सरकार में भाग नहीं लेते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, प्रचारित नहीं प्रभावित करते हैं। आगे है दबाव समूह जो है सदस्य संख्या, उद्देश्य, चुनाव आदि की दृष्टि से राजनीतिक दल से अलग होता है।
इसकी जो पांचवी विशेषता है, दबाव समूहों का कार्य क्षेत्र राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। दबाव समूह सरकार पर अपना प्रभाव राजनीतिक दलों के माध्यम से ही डालते हैं और दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है। इसी कारण इसकी प्रकृति जो है सर्वव्यापी है। दबाव समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं। एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है, लेकिन ये जो है राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक दल में कोई एक व्यक्ति जो है एक समय में एक ही दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन जो ये दबाव समूह का जो सदस्य होता है वो कई एक साथ जो है कई समूह का भी सदस्य बन सकता है, क्योंकि ये औपचारिक होता है, अनौपचारिक नहीं होता है, ये वैधानिक नहीं होता है। आगे है, दबाव समूहों का कार्यकाल अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आगे है, दबाव समूह जो है गैर राजनीतिक संगठन होता है। अब आइए जानते हैं कि दबाव समूह के प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो दबाव समूह के प्रकार को जो है बहुत सारा विद्वान ने अपने अपने अनुसार जो है इसकी प्रकार को बताए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों की जो है इसकी प्रकार को जो है हम लोग जानेंगे, जिसमें कि एक है बलोंडल ने जो है दबाव समूह को वर्गीकृत किया है। इन्होंने जो है अपने आधार पर दो भागों में बांटा है, जिसमें कि पहला है सांप्रदायिक दबाव समूह और दूसरा है साहचर्य दबाव समूह। तो इनका कहना है कि सांप्रदायिक दबाव समूह सामाजिक संबंधों के आधार पर बनते हैं। इनके निर्माण में परिवार, प्रगति, धर्म, वर्ग, इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसका जो पॉइंट ही जो है सांप्रदायिक है। तो संप्रदाय में तो धर्म, वर्ग ये सब तो आएगा ही। ऐसे समूहों की सदस्यता जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस वर्ग से हैं, ये तो होगा ही, जन्म से ही होगा। तो इसीलिए जो है पहला जिन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक दबाव समूह है। ब्लोंडेल ने सांप्रदायिक दबाव समूह को भी दो भागों में बांटा, एक प्रथागत, दूसरा संस्थागत। तो प्रथागत जो समूह है उसमें प्रथा है, रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ है, इन सब चीज़ों पर जो है ये आधारित होता है। और फिर आमंड ने भी इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है। आमंड का कहना है कि ये जो है आमंड ने संरचना और हित संचारण के आधार पर दबाव समूह को चार भाग में बांटा है, चार भागों में, जिसमें पहला है संस्थागत, प्रदर्शनात्मक, असामुदायिक और सामुदायिक। आमंड ने संस्थागत दबाव समूहों में जो है लिया है, जो कि राजनीतिक दल या सामान्य हित वाले वर्गों के प्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे कि भारत में संसद, नौकरशाही, राजनीतिक दलों में ही ऐसे समूह पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक पूर्ति करना जो है होता है। उसी प्रकार से जो है प्रदर्शनात्मक भी होता है, असमुदायवाद भी होता है। असमुदायात्मक मतलब कि कोई समुदाय इसमें नहीं होता है, और एक में जो है समुदाय भी होता है। ये जो है आमंड ने जो है वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत में जो है क्या क्या है इसका, इसी को हमें जानना है, ज़्यादा डिटेल्स में जो है नहीं जाना है आज। उसके बाद जो है दबाव समूह के कार्यात्मक तरीके को जानते हैं कि दबाव समूह जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी दबाव समूह के कार्य को जानेंगे मुख्य रूप से। तो ये जो है अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग ढंग से कार्य करने का तरीका को अपनाते हैं। और ये जो समूह होता है दबाव समूह, इसका जो कार्यात्मक व्यवहार भी अलग अलग होता है, यानी कि दबाव समूह का, यानी कि जितने भी दबाव समूह है, जितने प्रकार का दबाव समूह है, सारे दबाव समूह जो है अपने अपने व्यवहार के अनुसार जो है कार्य करते हैं। इसी कारण इनको जो है उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हित साधन को भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अपने हितों की प्राप्ति के लिए दबाव समूहों द्वारा इन साधन या तकनीकी काम में लाई जाती है, यानी कि आगे जो इसके कौन सा तरीका है इसे बताते हैं, इसका काम करने का तरीका
कौन कौन सा है। तो जैसे आपने देखा कि कितने प्रकार का जो है दबाव समूह होता है। संस्थात्मक होता है, सामुदायिक होता है, असामुदायिक होता है, सांप्रदायिक होता है, असांप्रदायिक होता है। तो ये सारे दबाव समूह का काम जो है एक जैसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो है सबका अलग अलग है काम करने का तरीका। तो आइए जानते हैं इसका जो काम करने का तरीका है। सबसे पहला है इसमें कि लॉबिंग, यानी ये लॉबिंग करता है। सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए हित एवं दबाव समूह के सदस्य जो होते हैं वो विधानमंडल के विधायकों से साठगांठ करते हैं। यही साठगांठ विधायकों को दबाव समूहों के हित में नीति बनाने को बाध्य कर देती है। वे अपने प्रबल समर्थक विधायकों द्वारा विधानमंडल में अपने हितों की भी मांग रखते हैं और मजबूत लॉबी के कारण प्रायः सफल भी हो जाते हैं। यानी इनका जो समूह जो होता है, इनका जो समूह के अंतर्गत जो काम करने का जो तरीका होता है, इसके वजह से, इस काम करने के वजह से ये बड़े बड़े काम को जो है करके सफल हो जाते हैं। क्योंकि इनका जो है विधायक सब से भी जो है साठगांठ होता है और ये जो अपनी लॉबी मजबूत करने के लिए वे विधायकों को रिश्वत देने से भी नहीं चूकते हैं। ये जो है अपनी लॉबी को मजबूत करने के लिए, अपने समुदाय को मजबूत करने के लिए उन लोगों को पैसे तक दे डालते हैं। और ये जो है अमेरिका में जो है ज़्यादा मजबूत है लॉबी वाले, और ये बहुत सारा दबाव समूह है अमेरिका में, जो कि कुछ जो है रजिस्टर्ड भी है सरकार के घर में भी। इसकी जो दूसरा जो तरीका है काम करने का, जनमत को प्रभावित करना। ये जो जनता है, जनता के मत को भी प्रभावित करता है। तो जानते हैं कि किस प्रकार से जनता के मत को भी ये प्रभावित कर देता है। दबाव समूह अपना पक्ष मजबूत करने के लिए जनता से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं। अपनी वाक्पटुता यानी बोलने के जो तरीका है, इसी के बल पर इनके सदस्य जनमानस में अपनी समस्याओं का प्रचार करते हैं ताकि जनता की सहानुभूति भी प्राप्त की जा सके। इसके लिए वे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सार्वजनिक सभाएं, प्रचार प्रसार इत्यादि के साधन ये अपनाते हैं। और ये जानते हैं कि जनमत जो है यदि इनके पक्ष में हो गया तो उनके हितों को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। यानी इनका जो तरीका है, इनको ये भी पता है कि अगर जनता हम लोगों के पक्ष में आ जाएगा तो मेरा जो हित है, मेरी जो मांग है, ये मांग को पूरा करने में कोई देरी नहीं लगेगा, हम आसानी से सफल हो जाएंगे। तीसरा जो है चुनाव है। कोई भी दबाव समूह चुनावों में ना तो प्रत्यक्ष रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ना सरकार में शामिल होने का लालसा रखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दबाव समूह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है। सभी दबाव समूह चुनावों के समय अपने सहयोगी राजनीतिक दल को आर्थिक मदद भी देते हैं और चुनाव प्रचार में सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी करते हैं। उनकी सदैव यही इच्छा रहती है कि उनके समर्थक दल जो है संसद में जाकर के सरकार बनाए और मेरे हितों की पूर्ति करे, मेरी जो मांग है इस मांग को पूरा करे। इसका जो अगला तरीका है काम करने का, विधायिका को प्रभावित करना। दबाव समूह चुनावों में राजनीतिक दलों की सहायता इसी कारण करते हैं ताकि विधायिका में उनके हितों का ख्याल रखने वाले पहुंच जाए। यानी कि जो मेरा हित का ख्याल रखता है, जो मेरी मांगों की पूर्ति करता है, वो जो है किसी तरह विधानमंडल या संसदीय दल में जो है पहुँचे। वे संसदीय दल के व्यक्तियों के नामजद होने से सरकार में पहुंचने तक उनका पूरा ख्याल रखता है। और विधायिका को प्रभावित करने के लिए तरीके जो है राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रिटेन में है संसदीय प्रणाली है, वहाँ पे अनुशासित ढंग से कार्य करते हैं। अमेरिका में ये शक्तियाँ पृथककरण के कारण, यानी वहाँ जो अमेरिका में राज्य और केंद्र जो पृथक है, तो विधायिका का पूरा फायदा उठाने में ये सफल हो जाते हैं। वहाँ पर दल के सचेतकों द्वारा विधायकों पर कठोर नियंत्रण न होने के कारण वे रिश्वत आदि द्वारा भी अपना काम निकाल लेता है। आगे है कि कार्यपालिका पर दबाव।
अनेक देशों में दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यपालिका तक जो है प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पहले तो विधायक को प्रभावित करते हैं, विधानमंडल को प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि कार्यपालिका को भी प्रभावित करते हैं। कार्यपालिका में प्रशासनिक पदाधिकारी भी आ जाते हैं और मंत्री लोग भी आ जाते हैं। तो इनका जो पहुंच होता है ये कार्यपालिका तक पहुंच जाता है, यानी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाता है। अध्यक्षात्मक देशों में ये राष्ट्रपति के चुनावों में पूरा समर्थन करते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ जो है ये सक्रिय रूप से है और ये समर्थन भी करता है, अपना पैसा पानी की तरफ बहाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों में दबाव समूह की अहम सक्रिय रहता है, यानी कि अहम भूमिका उसकी रहती है। संसदीय सरकार वाले देशों में भी ये विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका को भी प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। और ये संसदीय प्रणाली है ये कहाँ कहाँ है, ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है और कई जगह है, तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने प्रभावित करता है। आगे जो है इनका काम करने का तरीका नौकरशाही को भी प्रभावित करना, ये पूर्ण रूप से नौकरशाही को प्रभावित करता है, यानी प्रशासनिक अधिकारी को। दबाव समूह अपने हितों के लिए अधिकारी तंत्र से भी साठगांठ कर लेते हैं। आज जो है राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णयों व नीतियों को गति देने में यह नौकरशाही तंत्र ही अहम भूमिका निभाता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नीति निर्माण के लिए भेजी जाने वाली सूचनाएं इस अधिकारी तंत्र के हाथों से ही गुजरती है। नौकरशाही ही कार्यपालिका व विधायिका को आवश्यक नीति निर्माण के आंकड़े उपलब्ध कराती है। भारत जैसे देशों में नौकरशाही कार्यपालिका के साथ इतनी अधिक उलझी हुई है कि कई बार लोग नौकरशाही को ही कार्यपालिका समझ बैठते हैं। अब जो है इसमें दबाव समूह जो है इसलिए नौकरशाही तक इसका पहुंच हो गया है, क्योंकि अभी के समय में चाहे वो नौकरशाही हो, कार्यपालिका हो या विधानमंडल हो, कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म हमें जो है देखने को नहीं मिलता है जहाँ की करप्शन नहीं होता है। अब ये करप्शन जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है इसकी, जो कि आप इसे पढ़ के समझ लें। आगे है न्यायपालिका को भी प्रभावित करना। दबाव समूह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से प्रभावित करने के बजाय न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय कार्यपालिका पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक जो देखिए कि ये जो दबाव समूह है विधायिका के पास तो पहुँच ही गया, कार्यपालिका के पास भी पहुँचा, नौकरशाही के पास भी पहुँच गया, और फिर लास्ट में जो न्यायपालिका है जो एक स्वतंत्र निकाय है, और फिर न्याय मीन्स न्याय होता है, यहाँ पे कोई अदर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, न्याय मीन्स न्याय। अब इसकी जो पहुँच है ये न्यायपालिका तक पहुंच जाती है, लेकिन माध्यम होता है, ये माध्यम से ये विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है। अब जो है न्यायाधीश की नियुक्ति में क्या करेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, और हस्तक्षेप अगर करके अगर इस काम में अगर सफल हो जाते हैं तो वहाँ न्यायपालिका जो है, न्यायाधीश जो है वहाँ पे खुले तौर पे या स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं कर पाते हैं, जो वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रहा है। न्यायपालिका को दूर से ही प्रभावित करने का अधिक प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यायाधीशों का कार्यपालिका और विधायिका की तरह चुनाव तो नहीं होता है। अहिंसात्मक साधनों द्वारा ना तो न्यायपालिका को प्रभावित करना अपेक्षित है और न संवैधानिक। तो कुल मिलाकर के दबाव समूह की यही प्रक्रिया है। आगे है हड़ताल, बंद और प्रदर्शन के द्वारा दबाव समूह अपना काम कराता है। दबाव समूह जब अपनी बातें मनवाने में असफल हो जाते हैं तो वो अहिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं, हड़ताल भी करते हैं और आज जो है जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। वे बंद की घोषणा भी कर देते हैं, यानी हड़ताल भी करते हैं, बंद भी कर देते हैं
और विपक्षी दल के विधायकों व समर्थकों तक जो है वो शामिल कर लेते हैं। अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, ये इनका काम है। आगे है प्रचार करना। दबाव समूह जो है अपने पक्ष में जनमत को तैयार करने के लिए तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रचार का बहुत सहारा लेते हैं। वे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि संचार माध्यमों से जो है अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। कई बार तो दबाव समूह जो है पत्र पत्रिका में भी छपवाते हैं और जनमत को प्रभावित करने के लिए उसे जो है निःशुल्क जनता में भी वितरित कर देते हैं। आगे जो है काम करने का तरीका अनुनयन के द्वारा। कई बार दबाव समूह सरकार से सीधे बातचीत भी करते हैं और प्रार्थना पूर्वक अपनी समस्याएं भी रखते हैं। सरकार विशाल जनमत के स्वामी होने के नाते उनकी बात को टालने का जोखिम उठाने से बचने का प्रयास करती है और प्रायः उनकी मांगें जो है स्वीकार कर लेती है। इस तरह अनुनयन द्वारा भी दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के प्रयास करते हैं और यदि इस तरीके से उनकी मांग ना मानी जाती है तो वे सीधी कार्रवाई या सौदेबाजी के साधनों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। आगे है गोष्ठियों के द्वारा। ये गोष्ठी हुआ सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जो है अनेक दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए वाद विवाद, विचार विमर्श, गोष्ठी, सेमिनार, वार्ता आदि का आयोजन करके विधायकों तक को उनमें बुला लेते हैं ताकि अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया जाए। इससे क्या होता है कि विधायक और नौकरशाही उनकी मांगों के प्रति जागरूक हो जाती है और नीति निर्माण करते समय उनकी बातों पर जो है ध्यान रखी जाती है। अब जो है इस तरह जो उपयुक्त जो विवेचना हुआ, जितने प्रकार का जो कार्य हुआ, तो इससे हम कह सकते हैं कि दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए नैतिक, अनैतिक, हिंसक, अहिंसक, उचित, अनुचित सभी प्रकार के तकनीकें अपनाते हैं। उनका तो सदैव एक ही ध्येय होता है, अपने हितों की प्राप्ति के लिए कार्यपालिका विधायिका पर दबाव देना। अपने अंतिम विकल्प के तौर पर वे न्यायपालिका की शरण तक ले लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि दबाव समूह की राजनीति और उनकी प्रभावशीलता को निर्धारक तत्व को जानते हैं। जो दबाव समूह है उसकी जो प्रभावशीलता है तो उसका निर्धारण क्या है, वो निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, किस कारण से, किस प्रकार से वो जो है दबाव समूह जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है राजनीतिक संस्थागत संरचना, दूसरा है दल पद्धति के संरचना व स्वरूप, तीसरा है सरकार की नीतियां व गतिविधियां, चौथा है सरकार की दबाव समूहों के प्रति अभिवृत्ति रवैया। आगे है राजनीतिक संचालन और राजनीतिक व्यवस्था की समूह की मांगों को सहन करने की क्षमता, और आगे है दबाव समूहों के स्वयं के लक्षण। इन तत्वों के माध्यम से दबाव समूह राजनीति या उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अब एक एक करके इसके कार्य को जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। ये जो राजनीतिक संस्थागत संरचना है, इसमें दबाव समूह का अस्तित्व राजनीतिक व्यवस्था की संस्थागत संरचना से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहता है। जिस शासन व्यवस्था में नीति निर्माण और उसे अमली जामा पहनाने का कार्य प्रशासन की केंद्र शाखा को करना पड़ता है, वहाँ जो है कोई भी दबाव समूह राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और सुसंगठित स्थान पर प्राप्त कर सकता है। और जिस देश में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, उन एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के दबाव समूहों की राजनीति का केंद्र राजधानी होती है। इसके विपरीत संघात्मक शासन वाले देश में दबाव समूह प्रादेशिक स्तर पर अधिक सक्रिय रहते हैं। ये जो है इसका तरीका है। दूसरा है दल पद्धति की संरचना और स्वरूप। दबाव समूह जो है राजनीति पर दलीय व्यवस्था का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक दल पद्धति वाले देशों में दबाव समूह का अपना प्रभाव नहीं जमा पाते हैं,
क्योंकि इनका प्रभाव क्षेत्र तो बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में अधिक विकसित होता है। अब जो दल पद्धति है, जहाँ एक दल है, दो दल है, बहुदलीय है, तो ये दल पद्धति की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है और जो इसका स्वरूप है, इस पर भी निर्भर करता है दबाव समूह। दल संरचना की कमजोरियां भी होता है, अनुशासन का जहां अभाव होता है, दलों के बीच जो विचारधारा संबंधी स्पष्ट अंतर होता है, ये सब कारण से जो है दबाव समूह की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। तीसरी जो है सरकार की नीतियां व गतिविधियां। अब सरकार की जो नीति है, ये नीति और सरकार की जो कार्यक्रम है, जो गतिविधि है, ये भी दबाव समूह की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। दबाव समूह के कार्यकलाप, जिस देश में सरकार कल्याणकारी नीतियां अपनाती है और सभी वर्गों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व देती है, तो वहाँ दबाव समूह आसानी से अपना घुसपैठ बना लेता है। यदि सरकार ऐसी नीतियों गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर दे तो लोकतंत्रीय आस्थाएं जो है वो धूमिल होने लग जाता है। वहाँ पर दबाव समूह का जो है पैर टिक नहीं सकता है। तो प्रत्येक व्यवस्था में यह बात सरकार पर ही निश्चित करती है कि उसे किसे क्या देना है और किसे क्या नहीं देना है। इस पर भी सरकार की नीतियाँ और गतिविधियों के ऊपर दबाव समूह का प्रभाव जो है काम करता है। आगे है सरकार की दबाव समूह के प्रति अभिवृत्ति या रवैया। अब जो सरकार की जो रवैया है, जो तरीका है, जो उसकी अभिवृत्ति है, उस पर जो है दबाव समूह जो है अपना काम खड़ा करता है। सरकार का दबाव समूहों के प्रति सोच भी दबाव समूहों के प्रभावशीलता की नियामक मानी जाती है। उदार लोकतंत्रों में समूह व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था का स्वाभाविक अंग माना जाता है। इसी कारण वहाँ दबाव समूहों की भरमार हो जाती है और सर्वसत्ता अधिकारवादी व्यवस्थाओं में सरकारों का रवैया जो है दबाव समूहों के प्रति कठोर हो जाता है। वहाँ न केवल दबाव समूह पनप जाता है बल्कि सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों का समर्थन भी होने लगता है। आगे है राजनीतिक संचारण। दबाव समूह की प्रभावशीलता का निर्धारण इस बात पर भी होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचारण का कितना निषेध है, कितनी छूट है, या कई राजनीतिक व्यवस्था तो दबाव समूहों की सक्रियता के प्रति सहनशील भी होती है, कई जो है उसे आंशिक तौर पर स्वीकार भी कर लेती है या उनकी सक्रियता को सहन ही नहीं करती। ये जो है भारतीय व्यवस्था राजनीतिक संचारण की छूट देती है। इसी कारण भारत में अल्पसंख्यक दबाव समूह और हित समूह जो है ज़्यादा संख्या में उभरता है। आगे है राजनीतिक व्यवस्था के समूह की मांगों को सहन करने की क्षमता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था दबाव समूहों की गतिविधियां व मांगें अलग अलग प्रकार की होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं दबाव समूहों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होता है। ऐसे में क्या होता है कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दबाव समूह सरकार पर अनुचित दबाव डालने का भी प्रयास करता है। उनकी गतिविधियों से परेशान होकर सरकार उन पर प्रतिबंध भी लगा देती है, जैसे कि 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने लगाई थी। आगे है दबाव समूहों के स्वयं के लक्षण। एक सटिन का मानना है कि दबाव समूहों के स्वयं के लक्षण भी उनकी प्रभावकारिता के नियामक होते हैं। दबाव समूहों की आर्थिक स्थिति, उनका आकार, सदस्य लगन, कर्मठता, संगठन की ठोसता, संगठन की सामाजिक प्रतिष्ठा कारक भी दबाव समूहों की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशीलता का कारण बनती है। तो अब जो है उपयुक्त विवेचन के बाद हम कह सकते हैं, ऊपर में जितने भी हम पॉइंट को पढ़े उस पॉइंट के मतलब जो है समझ सकते हैं। पॉइंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सरकार के नीति निर्माण की संरचना जो है, दल पद्धति का स्वरूप, सरकार की नीति, सरकार के दबाव समूह के प्रति अभिवृत्ति, राजनीतिक संचारण, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता, दबाव समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति व राजनीतिक संस्कृति एवं तथ्य दबाव समूहों की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशीलता के निर्धारक हो सकते हैं। यही राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति में अंतर आने के कारण दबाव समूहों की प्रभावकारिता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह अपने हितों के संवर्धन यानी वृद्धि के लिए
समान तरीके से जो है नहीं अपना सकते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्थाओं में तो दबाव समूह की प्रभावकारिता जो है अधिक से अधिक विकेंद्रित होती है, और जबकि अध्यक्षात्मक में क्या होता है, यह जो है केंद्रित होती है। तो आज जो है इतना ही, इसके आगे की प्रक्रिया को जो है अगले